प्रेगनेंसी में पाइल्स बहुत कॉमन है। बवासीर बहुत ज़्यादा कॉमन है। पाइल्स क्यों होते हैं, पाइल्स के लिए क्या करना चाहिए, क्या पाइल्स से बच्चे को कोई ख़तरा होता है, पाइल्स में डिलीवरी कैसे होती है, पाइल्स का घरेलू इलाज क्या है और पाइल्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं, कब करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाइल्स और प्रेगनेंसी कितना कॉमन होता है। लगभग 10 से 20% लोगों को पाइल्स प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। पहली बात तो पाइल्स ना तो कोई गांठ होती है ना कोई सूजन होती है। हमको ये समझना ज़रूरी है कि पाइल्स जो होता है वो एक प्रकार की वेरिकोसिटी होती है। रेक्टम और एनल कैनाल मतलब हमारे लेट्रिन की जो जगह होती है उसकी जो वेन्स होती हैं वो वेन्स बाहर आ जाती हैं, प्रोलैप्स कर जाती हैं, और वो वेन्स के कारण प्रोलैप्स करने के कारण वो जब लेट्रिन की जगह से बाहर आने लगती हैं तो उसकी अलग अलग डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। पाइल्स का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। कोई भी केस में जिसमें कब्जियत रहती हो, कोई भी केस में जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता हो, क्रोनिक कफ होता हो, या फिर बहुत भारी काम करना हो। मेन जो कारण है इंडिया में हमने जो देखा है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को, फीमेल को पेट बराबर साफ नहीं होता है। जिन लोगों को पहले से कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ रहती है उन लोगों को पाइल्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में पाइल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन करके जो हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन वैसे भी इंटेस्टिनल मोटिलिटी को कम करता है। प्रेगनेंसी में वैसे भी कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाते हैं, कब्जियत के चांस बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों को पहले से पाइल्स की टेंडेंसी है उनको प्रेगनेंसी में पाइल्स की, जिनको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है उनको प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स ज़्यादा होता है। पाइल्स से तकलीफ़ क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि जब वो ब्लड वेसल रेक्टम और एनल कैनाल से बाहर आ रही है तो वो उसके अंदर ब्लड होता है। वो जब लेट्रिन, उस ब्लड से बार बार लेट्रिन पेशेंट जोर करेगा कॉन्स्टिपेशन में, जब वो बार बार उससे जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में तो तकलीफ़ नहीं होती है, पर जैसे जैसे ज़्यादा जोर करता है वो और ब्लड वेसल की स्वेलिंग बाहर आती है। तो कभी कभी वो ब्लड वेसल की स्वेलिंग के अंदर खून जमा हो जाता है, उसको हम लोग थ्रोम्बोस्पाइल बोलते हैं, और वो थ्रोम्बोस्पाइल पेन करता है। तो जब भी लेट्रिन उस थ्रोम्बोस्पाइल के वहाँ से पास होती है, स्टूल पास होती है, तो उसको, पेशेंट को स्टूल पास करने में दुखता है। कभी कभी बहुत सीवियर पेन होता है, कभी कभी स्टूल पास नहीं हो रहा होता है, कभी कभी वो स्टूल पास करने के प्रोसेस में छिल जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, उसको हम लोग ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। तो ये ब्लड वेसल की स्वेलिंग है। स्टार्टिंग में स्टूल पास करने के टाइम पे थोड़ा पेन होगा, थ्रोम्बोस्पाइल होगा तो ज़्यादा पेन होगा, और अगर वो ब्लड वेसल छिल जाएगी तो वो ब्लीडिंग पाइल्स होगा। तो ये समझना ज़रूरी है। पाइल्स के कारण क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लूइड, फूड और डाइट, लाइफस्टाइल। जो लोग कम फाइबर वाला फूड खाते हैं, जो लोग ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, और जो लोग फ्लूइड्स कम लेते हैं उनको ज़्यादा पाइल्स होते हैं। मतलब ये जो भी बाहर का प्रोसेस फूड खाते हैं, जो भी मैदा ज़्यादा खाते हैं, तीखा तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, ओवरऑल उनको डिहाइड्रेशन रहता है, फाइबर कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जब हमारा स्टूल फॉर्म होता है तो स्टूल बेसिकली जो भी हम लोग खाते हैं उसमें खाने के प्रोसेस में सबसे पहले इसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टिन में जाता है, और लास्ट में लार्ज इंटेस्टिन से होके रेक्टम एनल कैनाल से बाहर आता है। तो जो बचता है हमारा रेसिडुअल, वो हमारा स्टूल बनता है। लेकिन जब हमारे शरीर में पानी कम होता है तो वो स्टूल का वॉल्यूम कम होता है और वो एकदम कट्ठन जैसा होता है, एकदम हार्ड होता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा स्टूल सॉफ्ट होना चाहिए। उस सॉफ्टनेस को मेंटेन करने के लिए हमको पानी ज़्यादा पीना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है।
दूसरा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जब हम लोग सीडेंटरी रहते हैं तो हमारे इंटेस्टिन्स की आंतड़े की ओवरऑल मोटिलिटी कम हो जाती है, तो इसके कारण आंतड़ों का पेरिस्टालसिस मूवमेंट थोड़ा कम रहता है। उसके कारण भी आंतड़े में से, स्टूल में से ज़्यादा पानी दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण स्टूल कम सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड होता है। इसलिए हमको हर समय मोबाइल रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जिससे आंतड़ों की मोटिलिटी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बरकरार रहे। तीसरा चीज़, स्टूल को जो बल्क देता है वो फाइबर होता है। फाइबर हमको हरी सब्जियों में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, फ्रूट खाने में मिलता है, फ्रूट जूस में नहीं। तो जितना हम लोग हरी सब्जियां, सलाद, बीटरूट, गाजर, ककड़ी, टमाटर, पालक, जितना ये खाएंगे, जितना फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स में सबसे अच्छे रेशे वाले फ्रूट्स जैसे नाशपाती हुआ, जैसे केला हुआ, जैसे एप्पल हुआ, जैसे कीवी हुआ, जैसे पपीता हुआ, ये सारे फ्रूट्स बल्क फॉर्म करते हैं और उससे स्टूल इजीली पास हो सकता है। तो फ्लूइड, फूड और मोबिलिटी, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है पाइल्स का मेंटेन करने के लिए। अच्छा, क्या पाइल्स अपने आप ठीक हो सकते हैं? आंसर है नहीं। पाइल्स को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल, डाइट और फ्लूइड मैनेजमेंट करके, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो सकते। क्या पाइल्स अपने आप कम हो जाते हैं या अपने आप चले जाते हैं? मैंने जैसे बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हमने पाइल्स को नहीं ट्रीट किया तो क्या होगा? पहली बात तो पाइल्स के जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं जिनसे पाइल्स बढ़ता है, वो हमको देखना है कि क्यों बढ़ता है। मैंने बताया कि कोई भी फैक्टर जो कॉन्स्टिपेशन को कॉज करेगा, जो एग्रेवेट करेगा, वो पाइल्स को बढ़ाएगा। तो हमको कॉन्स्टिपेशन के फैक्टर्स रिलीव करने हैं। अगेन दोबारा बोलूँगा, फ्लूइड, फाइबर और लाइफस्टाइल, ठीक है। तो फाइल्स के मैंने बोला 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जब रेक्टम की और एनल कैनल की वॉल में से थोड़ा सा बल्जिंग होता है, उसमें हालांकि कोई बहुत तकलीफ नहीं होती पेशेंट को। सेकंड स्टेज होता है, वो थोड़ा बल्ज होके एनल कैनल के मार्जिन तक आ जाता है, लेकिन वो हमेशा बाहर नहीं आता है। थर्ड स्टेज हमेशा बाहर ही रहता है, वो कभी अंदर नहीं जाता है। तो फिर हमको, जैसे हमने बोला कि पाइल्स के लिए हमको क्या अवॉइड करना चाहिए? हमको ज़्यादा लंबे समय तक बैठना नहीं चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए, मोबाइल रहना चाहिए। और अगर पेशेंट को पेन हो तो क्या करना चाहिए? एक कपड़े को ठंडे आइस वाटर में भिगो के उसको निचोड़ के इस नीचे की जगह लगाने का, ताकि उसको थोड़ा सा पेन रिलीफ मिले। प्रेगनेंसी में क्या हम लोग पाइल्स के ऑपरेशन की सलाह देते हैं? आंसर है नहीं। प्रेगनेंसी में हम लोग पाइल्स के ऑपरेशन की सलाह नहीं देते, अनलेस कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो, कोई भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से क्योर नहीं हो रहा हो, बार बार ब्लीडिंग हो रही हो, पेशेंट को हेमोग्लोबिन कम हो रहा है। पर नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में पाइल्स के ऑपरेशन की सलाह नहीं देते। क्या पाइल्स से बच्चे को अफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में? आंसर है नहीं, पाइल्स से बच्चे को बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है। क्या एक गायनेकोलॉजिस्ट पाइल्स का ट्रीटमेंट कर सकता है? आंसर है नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट पाइल्स में लाइफस्टाइल, डाइटरी मैनेजमेंट और थोड़ा मेडिसिन सलाह दे सकता है, पर पाइल्स का ऑपरेशन एक सर्जन डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर ही करते हैं। क्या पाइल्स से हमारी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस अफेक्ट होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में पाइल्स से नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस अफेक्ट नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर थ्रोम्बोस पाइल्स है तो ही प्रॉब्लम हो सकती है, पर अमूमन देखा गया है कि 90-95% केस में पाइल्स से नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस नहीं अफेक्ट होता है। क्या पाइल्स के साथ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पाइल्स से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब मेरे पास अगर पेशेंट प्रेगनेंसी में आया पाइल्स के साथ, तो मैं क्या बोलूँगा? जैसे मैंने आपको बोला, मैं इस वीडियो में बार बार रिपीट करूँगा, फ्लूइड माने पानी, लिक्विड, दूध, छाछ, जितना भी लिक्विड लेना है वो ज़्यादा लेंगे तो बेहतर रहेगा। नींबू पानी, नारियल पानी, सूप, उसके अलावा फाइबर फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में, कल सलाद में, और मोबिलिटी। इसके अलावा भी अगर पेशेंट को पेन नहीं रिलीफ मिलता है तो हम लोग सीड्स बाथ बोलते हैं। सीड्स बाथ का मतलब है, हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक गर्म पानी लें, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म, अच्छा खासा गर्म पानी लें, उसमें सेवलॉन या डेटॉल एंटीसेप्टिक के 2 ढक्कन डालें और उसमें आप बैठ जाएं। उस गर्म पानी और सेवलॉन से क्या होगा, वो जगह का इन्फेक्शन नहीं होने देगा और पेशेंट को थोड़ा सा पेन रिलीफ मिलेगा। ऐसा दिन में 2-3 बार करें और 5-7 दिन के लिए करें तो काफ़ी हद तक पेन रिलीफ मिलेगा।
इसके अलावा हम लोग एक स्टूल सॉफ्टनर देते हैं। कोई भी हम लोग सिरप देते हैं जिससे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, वो स्टूल सॉफ्टनर क्या करता है, मोस्टली लिक्विड पैराफिन की एक स्टूल के आसपास में कोटिंग बना देता है, जैसे स्टूल का जब पेशेंट ऊपर से पुश करे लेटरिन की जगह पे तो वो प्रेशर आराम से निकले और वो इजीली निकले। और हम लोग एक लोकल एक ऑइंटमेंट देते हैं जिसमें कभी कभी लिग्नोकेन होता है, जिसमें ज़ाइलोकेन होता है, जो क्या करता है लोकल उस पार्ट को लोकल एनेस्थेसिया कर देता है, बहरा कर देता है, सुन्न कर देता है, ताकि पेशेंट को स्टूल पास करते टाइम पे पेन नहीं हो। तो ऐसा हम लोग प्रेगनेंसी में पाइल्स को मैनेज करने का कोशिश करते हैं। पाइल्स प्रेगनेंसी में कितनी देर रहते हैं, अगर एक बार किसी को पाइल्स हो गया तो वो डिलीवरी तक रहते हैं, डिलीवरी के बाद भी 1.5-2 महीने तक रहते हैं, और 30-40% केसेस में लगभग नॉर्मल हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो तकलीफ़ नहीं करते। पाइल्स को हील होने में कितना टाइम लगता है, एक बात आपको समझनी ज़रूरी है। अगर पाइल्स हो गए तो वो कम्प्लीटली हील कभी नहीं होंगे। ओनली थिंग इज़ कि वो स्टेज पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कभी वो कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होंगे। पाइल्स प्रेगनेंसी में नॉर्मल एक बार हो गए तो दोबारा नॉर्मल नहीं होंगे, उसको हम लोगों को पाइल्स के साथ मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, पाइल्स का साइज़ कितना होता है प्रेगनेंसी में, अलग अलग साइज़ के पाइल्स होते हैं। कभी कभी एकदम छोटा मटर के दाने जैसा होता है, कभी कभी बड़ा अंगूर के दाने जैसा हो जाता है, कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा बड़े पाइल्स हो जाते हैं तो बहुत जेंटली हम उसको लिग्नोकेन जेली के साथ हम उसको रेक्टम के अंदर दोबारा डाल सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं। क्या पाइल्स के कारण प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है? आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा है कि पाइल्स में रात को ही क्यों दर्द होता है। इसमें ये क्या है, जब हम लोग रात को सोते हैं, और मोस्टली सारे लोग कमर के ऊपर सोते हैं, सीधा सोते हैं, तो उस पोजीशन में रेक्टम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है और यूट्रस का प्रेशर रेक्टम के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, उसके कारण थोड़ा सा पेन पेशेंट को ज़्यादा होता है। हालांकि कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए उसके लिए हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। क्या पाइल्स फैल सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या पाइल्स बढ़ सकता है? आंसर है सिवियरिटी में बढ़ सकता है। अगर हमने कॉन्स्टिपेशन के एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया तो पाइल्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा, हम लोगों को डाइट और फ्लूइड मैनेजमेंट पाइल्स में क्या करना चाहिए? क्या हमको पाइल्स में पानी ज़्यादा पीना चाहिए? मैंने बोला आंसर है येस। 3.5 से 3.5 लीटर फ्लूइड हमको रोज़ लेना चाहिए। उससे क्या होगा, पाइल्स के कारण जो स्टूल होगा उसका थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा और उसका पैसेज कम होगा। पैसेज स्टूल जब रेक्टम में से पास करेगा तो उसमें कम पेनफुल पैसेज होगा उसका। कौन से खाना हमको नहीं खाना चाहिए, मैंने आगे भी बताया। प्रोसेस फूड, कोई भी पैकेट में जो फूड आता है, चिप्स, वेफर्स, बिस्किट्स, मैदा से बनी हुई चीज़ें, तीखा, ज़्यादा स्पाइसी फूड, ये सारी चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन पाइल्स को एग्रेवेट करता है। ठीक है, सबसे बेस्ट लिक्विड है पानी। उसके बाद आप कोई भी सूप पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस पी सकते हैं। हालांकि दूध हम लोग बहुत ज़्यादा पीने का नहीं एडवाइस करते, क्योंकि दूध से कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन अगर दूध पीता है, ऐसा नहीं है कि दूध से पाइल्स बढ़ जाएगा, दूध से नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको दूध से कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनको दूध अवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट फ्रूट है, मैंने आगे भी बताया है, एप्पल, गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, कीवी, पेयर, पेयर माने नाशपाती, और सब प्रकार के बेर। ये सारी चीज़ों में फाइबर, रेशा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्टूल का बल्क ज़्यादा होता है। दही खा सकते हैं, पाइल्स में बहुत अच्छी चीज़ है। दही में प्रोबायोटिक होता है और प्रोबायोटिक स्टूल को ईजिली पेशेंट का डाइजेशन इम्प्रूव करता है और स्टूल पास होने में मदद करता है, इसलिए दही खाना चाहिए। दही बहुत अच्छी चीज़ है। कौन सा लिक्विड ड्रिंक हमको अवॉइड करना चाहिए? चाय कॉफ़ी थोड़ी सी हमको अवॉइड करनी चाहिए पाइल्स में। अंडा भी खा सकते हैं, अंडा इनफैक्ट गुड होता है, अंडा गर्म नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल है क्या हम लोग रोटी खा सकते हैं? होल ग्रेन सीरियल खा सकते हैं,
ग्रेन्स में अच्छे गुड अमाउंट ऑफ फाइबर होते हैं, उसमें खाने में कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट खाना चाहिए। तो मतलब जैसे मैंने बोला रोटी चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्पेसिफिक प्रकार का जूस, वेजिटेबल जूस अच्छा रहता है, गाजर का जूस बहुत अच्छा बोलते हैं, बीट रूट का भी जूस अच्छा बोलते हैं। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में गाजर और बीट से तो हीमोग्लोबिन बढ़ने के भी चांस रहते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि खाना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या वो लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं? रेड मीट थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन करता है, प्रोसेस होता है, इसलिए रेड मीट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। केला भी खा सकते हैं, ठीक है। नाश्ते में ओटमील ले सकते हैं, मूसली ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पाइल्स में सोना कौन सी साइड चाहिए? हम लोग प्रेगनेंसी में वैसे भी लेफ़्ट लैटरल एक साइड पे सोने का बोलते हैं। छोटे बच्चे जैसे आप एक साइड पे दोनों पैर ऊपर पेट के अंदर घुसा के ऐसे दोनों पैर मोड़ के सोएं, उससे क्या होता है, यूट्रस का रेक्टम के ऊपर प्रेशर कम रहता है, रेक्टम कम खिंचाता है, तो पेशेंट को पाइल्स में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लंबे टाइम तक बैठना या खड़े रहना एडवाइसेबल है पाइल्स में? बिल्कुल नहीं। जब हम बैठते हैं और पाइल्स होता है तो वो जगह बहुत पेनफुल होती है। अगर हमको बैठना है और पेन ज़्यादा हो रहा है तो या तो हम लोग आइस पैक ले लें या फिर एक कपड़े को या टॉवेल को आइस वाटर में भिगो के ठंडा करके निचोड़ के वहाँ नीचे रखेंगे तो आइस के कारण थोड़ा सा पेन कम रहेगा। वॉकिंग से क्या पाइल्स में फ़ायदा मिलता है? वॉकिंग से क्या होता है कि वो आपका बाउल मूवमेंट स्टिमुलेट करता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम करता है। कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा तो पाइल्स के सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलेगा। क्या पाइल्स में हमको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है? आंसर है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो एक दिन के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, लेफ़्ट साइड सो जाएं, तो उसको आइस पैक करें, थोड़ा सा फुट एंड एलिवेशन रखें, तो सिम्टोमेटिक पाइल्स में थोड़ा सा पेन में आराम मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पाइल्स के लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पाइल्स के लिए टॉयलेट पोस्चर बेस्ट कौन सा है? पहली बात तो पिछले 10, 15, 20 सालों में जब से ये वेस्टर्न टॉयलेट आए हैं उसके कारण लोगों में पाइल्स बढ़ गया है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ गए हैं हमारे डाइटरी हैबिट्स के कारण भी और टॉयलेट हैबिट्स के कारण भी। हमारा जो इंडियन टॉयलेट सिस्टम था जिसमें हम लोग उकड़ू होके बैठते हैं वो बेस्ट है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है तो जब भी आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं तो पैर के नीचे लगभग 12 इंच या 16 इंच का एक स्टूल रख लें, ताकि आपका जो नी है वो ऐसे स्ट्रेट रहने के बदले आपका ऐसा उकड़ू पोजीशन में आ जाए, तो हम लोग उसको इंडियन टॉयलेट के जैसे स्टिमुलेट कर सकें। उसकी मैं एक फ़ोटो वीडियो में डालूंगा कि क्या एडवांटेज होते हैं। मेरी ओपीडी में भी मैंने मेरे पेशेंट्स को समझाने के लिए उसकी एक फ़ोटो डाल रखी है। जब भी हम लोग वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं तो हमारी एक लेवेटर एनआई करके एक मसल होती है, वो हम लोग पेल्विक फ्लोर मसल बोलते हैं, उस पोजीशन में वो खींच जाती है और ऊपर का स्टूल नीचे पास नहीं होने देती, इसलिए लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है। जब इंडियन पोस्चर में बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में तो वो लेवेटर एनआई मसल रिलैक्स रहती है और इसके कारण वो स्टूल ईजिली पास होता है। यही मैकेनिज़्म है कि जो लोग झाड़ू पोछा बचपन से करते हैं उनका पेल्विक फ्लोर माने लेवेटर एनआई मसल रिलैक्स रहती है और उनको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग बचपन से झाड़ू पोछा नीचे बैठ के नहीं करते, जो फीमेल्स, उनकी लेवेटर एनआई टाइट रहती है, बच्चे को नीचे नहीं आने देती, क्योंकि लेवेटर एनआई बच्चेदानी को भी कवर करती है, पेशाब की थैली को भी कवर करती है और रेक्टम को भी कवर करती है। तो वो एक स्लिंग की तरह होती है, तो वो रबर बैंड की तरह तीनों को पकड़ के रखती है ताकि वो तीनों नीचे नहीं आए। इसलिए जिन लोगों को डिलीवरी ज़्यादा होती है, जो लोग डिलीवरी में ज़्यादा पुश करते हैं, जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन लोगों को प्रोलैप्स होने के चांस रहते हैं। उनका पेशाब की थैली बाहर आ जाती है, उनकी बच्चेदानी बाहर आ जाती है, उनका कभी कभी रेक्टम भी बाहर आ जाता है, तो उसको हम लोग प्रोलैप्स बोलते हैं। अच्छा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमको पाइल्स में अवॉइड करनी चाहिए? एक तो वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रकार का वेट लिफ्टिंग से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण, क्योंकि पाइल्स एक टाइप का हर्निएशन है, हर्निएशन बढ़ सकता है। और साइकिलिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बार बार साइकिलिंग में जब आपका पेरिनियल एरिया, नीचे का एरिया जब बार बार सीट पे लगेगा तो उससे पेन बढ़ेगा। पाइल्स में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? जैसे मैंने बोला, हमको फ्लूइड, फ्रूट, फाइबर और लाइफस्टाइल डाइट थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए।
पाइल्स के साथ बैठ सकते हैं, बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही पोस्चर में बहुत लंबे टाइम तक हमको बैठना नहीं चाहिए, बार बार हमको पोजीशन चेंज करते रहनी चाहिए। पाइल्स के लिए हमको क्या खाना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? हाई फाइबर डाइट लेंगे, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स यूज़ करेंगे, सीड्स बात करेंगे, और SOS हम लोग पेन किलर लेंगे। पेन किलर कॉम्बिफ्लाम नहीं लेना है, ब्रोफेन पैरासीटामोल, सिंपल खाली पैरासीटामोल ही लेना है, और आइस एप्लीकेशन से इमीडिएट हमको पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। प्रेगनेंसी में हम लोग पाइल्स का सर्जरी नहीं करते, हालांकि पाइल्स की सर्जरी बहुत सिंपल होती है, या तो स्टेपल से पाइल्स काट देते हैं, या फिर एक लाइगेशन, एक बैंड लगा के लाइगेचर करते हैं, स्क्लेरोजिंग उसको एजेंट्स आते हैं, उसको पाइल्स के हम लोग ब्लड वेसल्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था पाइल्स के बारे में। आपको प्रेगनेंसी में पाइल्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ हमको पूछिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।